कैसे अपनी बातें बोलना, खुद की जो एक्सपीरियंस है, कहाँ पे ऐसा होता है कि माँ बाप के पास समय नहीं, उनके पास और कोई दोस्त भी नहीं है जो उनका मार्गदर्शन कर सके। वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है, सही है, किस दिशा में जाना है, या फिर उनके मन में इतने सारे द्वंद्व हैं कि कहाँ जाना, क्या करना, इसके बारे में कोई नहीं है जो उनसे बात करे। और अक्सर बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, तो बात करें तो किससे करें, या फिर अपने तरीके से जो बच्चा है उसके साथ वो बात करेंगे, जो कि वो जो भी सलाह देगा गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनको उनकी अभिव्यक्ति कैसी, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मैंने उनको अभी सिखा दिया। उससे पहले और एक तो नाटक के साथ कैसे हम अपनी जो दिल में जो भी ट्रॉमा है, जो भी दुख दर्द है, उसको हम कैसे उसको बाहर निकाल के फेंकें। भारत विक्रम श्रृंखला के इस अंक में आज हम आपको परिचित कराते हैं एक ऐसी साहित्यकार और नाट्य मनीषी जो कि उड़िया साहित्य को भी और वहाँ की संस्कृति को आज भी जीवंत रूप हम सभी के बीच दे रखा है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर निवेदिता जैना की। डॉक्टर निवेदिता जैना, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस अंक में। धन्यवाद। सर्वप्रथम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपने साहित्य लेखन की शुरुआत कहाँ से की? साहित्य लेखन में कहानी से शुरू की, और जो कि करीब मैं 12-13 साल की थी तब से। नाटक लेखन में जब 21 साल की हो गई थी तब शुरू किया। मेरे पिताजी एक नाटककार हैं, तो शायद उसका प्रभाव रहा। और मेरी नौकरी के बाद जब मैंने एक माइंस एरिया वहाँ पे रही, तो लोगों की जो तकलीफ़ें देखी मेरी आँखों के सामने, तो वो मुझे प्रेरित किया कि मैं नाटक लिखूँ। वहाँ से शुरू हो गया नाटक लिखना। हमने जितना आपके बारे में जाना है, आप खुद थिएटर आर्टिस्ट भी हैं, और ऐसी क्या चीज़ आपने वहाँ पर देखी, हम जानना चाहेंगे कि आपने अपनी बैंक की जॉब छोड़ के इस फील्ड को चुना? मेरे पिताजी के प्रभाव तो मैंने बताया है। मैं जब भी नाटक करती थी मुझे लगता था कि यही है, मैं इसी काम के लिए जन्मी हूँ, शुरू से ही ऐसा लगा। लेकिन पढ़ाई की और नौकरी भी लगी, बैंक का जॉब था, पैसा अच्छा मिल रहा था और रुबाब भी अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। बावजूद उसके कहीं ना कहीं से मुझे लग रहा था कि मुझे जो काम करना चाहिए वो मैं नहीं कर पा रही हूँ। बस उसीलिए मैंने वैसे 27 साल की नौकरी रही, उसके बाद मैंने छोड़ा। और ठीक है, अभी 5 साल से मैं सिर्फ नाटक ही कर रही हूँ, नाटक लिख रही हूँ, अभिनय कर रही हूँ, निर्देशन भी दे रही हूँ। उसके साथ नाटक के बारे में एक गवेषणा भित्तिक एक जर्नल भी निकालती हूँ, उसका संपादन करती हूँ। तो बस नाटक ही नाटक है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि आप नाटक भी लिखती हैं, आप निबंध भी लिखती हैं, आप कविताएं भी लिखती हैं। इनमें से कौन सी विधा आपके दिल के सबसे ज़्यादा करीब है? नाटक। लेकिन मुझे लगता है जब मैं कोई विषय चुनती हूँ कि उस पर लिखना है, वो विषय का डिमांड रहता है, उसका मांग रहता है कि वो किस विधा में ढलना चाहता है। मुझे ऐसा लगता है वो थीम जो है वो डिमांड करता है कि वो कहानी बने या फिर नाटक बने या कविता बने या और कुछ, किस रूप में वो अपने आप को अभिव्यक्त करना चाहता है। तो उस हिसाब से मैं लिखती हूँ और भगवान की कृपा है कि मैं हर विधा में लिख सकती हूँ। तो जो मांग करता है मैं उसे देती हूँ। लेखक के लिए बहुत मुश्किल होता है, और जैसा कि आपने कहा कि आप जब लिखने बैठती हैं तो वो डिपेंड करता है मानसिकता के ऊपर कि उस समय आप, कभी ऐसा हुआ है कि आप नाटक लिखने बैठी हैं और अचानक से आपका कविता का मन बन गया और आपने एक बढ़िया सी कविता लिख दी? हाँ, नाटक के भीतर मैं कविता लिख देती हूँ जब ज़रूरत पड़ती है। मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। एक नाटक है पुकार, जो कि रेप विक्टिम के ऊपर है। मैं जब कॉलेज में थी तब मैंने वो कहानी सुनी थी, तो मुझे उसके बारे में जानना था कि ये लड़की कौन थी, इसके ऊपर इतना बड़ा जो दुर्घटना है उसके साथ घटा, और वो बेचारी 20 साल तक जूझती रही।
उसके बाद उसने आत्महत्या कर लिया। तो ऐसा क्या हुआ कि ये लड़की 20 साल तक जूझने के बाद वो आत्महत्या करती है, जबकि उसके जो अपराधी थे सबको 12-12, 14-14 साल का दंड मिला, कारावास हुआ। फिर ऐसा क्या हो गया? तो मैं धीरे धीरे उस कहानी का मैंने पीछा किया करीब 25 साल, और जब मुझे कहानी मिल गई तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं कहानी लिख देती हूँ, एक गल्प लिख देती हूँ। तो मैंने लिखने की कोशिश भी की, पर वो हुआ नहीं। उसका डिमांड था कि वो नाटक बने और एकल नाटक बने। तो मैंने वो लिखा, और लिखते लिखते उसके भीतर मैंने कविताएं भी लिखी। आज का जो नाटक है भरत वाक्य, उसमें बहुत सारे भरत मुनि के जो श्लोक हैं, संस्कृत में जो श्लोक हैं, उसका मैंने कविता में रूपांतरित कर लिया है। तो आप अगर नाटक देखेंगे तो उसमें आपको कविता का भी मज़ा आएगा और नाटक का भी मज़ा आएगा। मतलब हम कह सकते हैं कि आपके जो नाट्य स्वरूप होते हैं वो सत्य घटनाओं पे आधारित होते हैं। अक्सर होते हैं, और मेरे जो चारों तरफ जो चरित्र होते हैं, जो भी इंसान से मैं मिलती हूँ, अगर कहीं कुछ भी भेदभाव दिखता है, कहीं पे कुछ भी किसी के साथ अन्याय हो रहा है, जो कि मेरे बस में नहीं है कि मैं उसको न्याय दे सकूं, लेकिन मुझे मालूम है कि मेरा जो कलम है उसमें बहुत ताकत है। वो कुछ ना कुछ उसके बारे में वो लिख तो सकती हूँ, उसके बारे में लोगों को बोल तो सकती हूँ कि हाँ ऐसा अन्याय हुआ है तो न्याय मिले, ये डिमांड तो कर सकती हूँ। मैं अपना काम वही जानती हूँ और वही कर रही हूँ। वाकई में ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए कि आपके नाटक सामाजिक उत्थान के लिए होते हैं और जन जागरूकता में भी आगे होते हैं। अगला प्रश्न मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक लेखक की दृष्टि से सबसे ज़्यादा कठिनाई आपको कहाँ महसूस हुई? नाटक के एक ऐसा रूप है कि वो हमेशा आपको चैलेंज करता है हर समय, कि आपके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है, और आप जब उसको पेपर में उतारने लगते हैं, लिखने लगते हैं, तो एकदम से वो आपको बोलता है कि नहीं, मुझे इस फॉर्म में नहीं रहना है। जैसे कि मैंने अभी एक कृषक आत्महत्या पर मैंने लिखा, तो नाटक छोटा भी चाहिए। आजकल आप जानते हैं कि लोगों के पास इतना समय नहीं है कि 2 घंटे बैठ के या 3 घंटे बैठ के नाटक देखें। समस्याधर्मी नाटक है और मुझे बहुत जल्द भी करना है और उसको उत्कंठापूर्ण भी करना है। तो मैंने उसको एक सस्पेंस थ्रिलर की तरह लिया। वो एक चैलेंज था और उसमें मैंने सरलिज्म, जो अति वास्तव बात बोलते हैं, उसको डाला। तो हमेशा मुझे वो चैलेंज मिलता ही रहता है। और बोला जाता है ना कि जब इंसान परिपक्व होने लगता है तो उसको लिखना और ज़्यादा तकलीफ़देह होने लगता है, क्योंकि आप जो कर चुके हैं उसको आप दोहराना नहीं चाहते हैं, आप कुछ नया करना है। और नया करने में ये परिपक्वता जो है ना, वो हमेशा आपको वो चैलेंज देता है। तो कुछ ना कुछ यही है मेरा चैलेंज, और मज़ा भी आता है। आप लेखक भी हैं और आप अभिनय भी करती हैं। आपको ज़्यादा पसंद क्या आता है, अभिनय करना या किसी नाट्य का लेखन करना? मुझे अभिनय करना बहुत पसंद है। मेरे पिताजी नाटककार थे और हर साल 1-2 नाटक को किया करते थे, तो मुझे मौका मिल जाता था नाटक में अभिनय करने के लिए। तो उसमें जो मज़ा है और कहीं नहीं है। मंच पर आप रहो और अभिनय कर रहे हो और लोग ताली बजा रहे हैं, ये शायद दुनिया का सबसे मधुरतम मुहूर्त होगा मेरे लिए, ऐसा लगता है। आप इसकी वर्कशॉप भी लेती हैं? हाँ, मैंने वर्कशॉप बहुत बचपन में ली थी। आजकल तो मैं खुद वर्कशॉप करती हूँ। हाँ, आप मतलब अपने साथ साथ जैसे लेखन कार्य होता है या अभिनय होता है, तो ये और दूसरे बच्चों को तैयार करने का काम भी करती हैं? हाँ, मैं करती हूँ। और ख़ास करके मैं बस्ती में जो बच्चे रहते हैं, जो लोग अनप्रिविलेज्ड हैं, उनके पास सुविधा नहीं है नाटक करने का, खेलने का या फिर कुछ और भी, और ख़ास करके मैं ड्रामा थेरेपी पे काम करती हूँ। वो मेरा एक मैंने बच्चों के साथ रहना मुझे बहुत अच्छा लगता है। नाटक के बाद अगर दुनिया में और कुछ अच्छा लगे, ये मुझे पूछा जाए, तो मैं बोलूँगी कि मुझे बच्चों का साथ बहुत अच्छा लगता है। तो मैं जो बस्ती में जो बच्चे हैं उनके साथ मैं काम करती हूँ
मैं अभी कुछ दिन पहले बच्चों को सिखाने गई। एक दिन का वर्कशॉप था स्टोरी टेलिंग, कैसे अपनी बातें बोलना है, खुद की जो एक्सपीरियंस है। कहाँ पे ऐसा होता है कि माँ बाप के पास समय नहीं है, उनके पास और कोई दोस्त भी नहीं है जो उनका मार्गदर्शन कर सके। वो जो भी कर रहे हैं वो गलत है, सही है, किस दिशा में जाना है, या फिर उनके मन में इतने सारे द्वंद्व हैं कि कहाँ जाना, क्या करना, इसके बारे में कोई नहीं है जो उनसे बात करे। और अक्सर बच्चे ड्रॉप आउट हो जाते हैं स्कूल से, तो बात करें तो किससे करें, या फिर अपने तरीके से जो बच्चा है उसके साथ वो बात करेंगे, जो कि वो जो भी सलाह देगा गलत होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं उनको उनकी अभिव्यक्ति कैसी हो, स्टोरी टेलिंग के माध्यम से मैंने उनको अभी सिखा के आया। उससे पहले और एक तो नाटक के साथ कैसे हम अपने जो दिल में जो भी ट्रॉमा है, जो भी दुख दर्द है, उसको हम कैसे उसको बाहर निकाल के फेंकते हैं, वो भी मैंने तैयार किया। तो बच्चे, मैं थोड़ा सा समय ले सकती हूँ? एक उदाहरण मैं आपको देती हूँ। मैंने बच्चों से पूछा कि सब तो ऐसे आते थे हमारे जो संस्था में, ऐसे आते थे जैसे किसी के पैर में चप्पल नहीं है, किसी के पास सॉक नहीं है, किसी के पास फ्रॉक नहीं है, ऐसे बच्चे सब आ जाते थे। तो मैं उनको मतलब जीवन के बारे में कुछ अच्छा अनुभव हो, इसीलिए मैं पूछी कौन बड़ा हो के क्या क्या बनेगा, कुछ सोचा है आपने? बोले क्या होना है, जैसे जीव जंतु जैसे बड़े हो जाते हैं, जैसे पौधा बड़ा हो जाता है, हम तो वैसे ही बड़े हो रहे हैं। बड़े होने के लिए तो कुछ करना नहीं पड़ता है। तो फिर मैं उनको समझाई, देखो कोई ना डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई और कुछ बनना चाहता है, तुम्हारे मन में ऐसा नहीं आता है? तो बोले नहीं, हमने तो किसी ने कभी कहा नहीं। फिर मैं उनको समझाने लगी। एकदम से अचानक से एक बच्चा बोला, हमें समझ गया कि मुझे बड़ा बन के क्या, बड़ा होने के बाद क्या करना है, हाथ उठाया। तो एकदम से उसके देखा देखी सारे बच्चे, 30-35 बच्चे थे, सब हाथ उठाने लगे, लड़कियां और लड़के सब। तो मैंने एक से पूछा, अच्छा बताओ बड़े होके तुम क्या करोगे? मैं अपने बाप को पीटूंगा। अच्छा बाप को पीटोगे बड़े होके, ऐसा क्यों? बोले कि देखिए वो ना दारू पी के रोज आता है और मेरी माँ को मारता है और मेरे को मारता है। मैं अभी छोटा हूँ तो उसको मैं नहीं काउंटर कर पाता हूँ। जब मैं बड़ा हो जाऊँगा ना तो मैं उसको खूब मारूंगा, जितना उसने मुझे मारा है, जितना पीटा है, मैं उसका बदला लूँगा। सारे के सारे बच्चे बोले हाँ हम भी मारेंगे। सब बच्चे एक साथ बोलने लगे, हम भी पीटेंगे, हमारा बाप ऐसा है, हमारा बाप ऐसा है, दारू पीता है, पीटता है, हमारा खाना खींच कर वो ले जाता है, खाना नहीं देता है। तो उस दिन मुझे लगा कि बच्चों को प्यार की ज़रूरत कितनी ज़्यादा है। हमारे पास समय नहीं है बच्चों को देखने के लिए। वाकई में ये जो आपने संक्षिप्त एक वाकया बताया है, दिल को छू लेने वाला प्रसंग है। और उन बच्चों का फिर आपके साथ आत्मीयता बहुत ज़्यादा होगी, ये मैं समझ सकती हूँ। जी बहुत ज़्यादा है। बच्चे अभी बड़े हो गए हैं, वो जो लड़के लड़कियाँ, वो लोग आकर भी बोलते हैं कि हमने ना गलती कर दिया, कि हमने आज नशा कर लिया। वो बोलने के लिए आते हैं, माफ़ी मांगने के लिए आते हैं। बोले अरे तुम समझ रहे हो तो फिर क्यों करते हो? नहीं बहुत दुखी हो गए, एकदम से कर लिए, फिर आपकी याद आई तो हम आए हैं माफ़ी मांगने, ऐसे भी बोलते हैं। तो मेरे को लगता है कि मैं दुनिया नहीं बदल सकती, पर अपने हिस्से का जो कर्तव्य है वो मैं कर रही हूँ, बस वही करना है, ऐसा दिमाग में है। कभी आपको उन बच्चों में से ऐसा लगा कि जिसने आपके साथ आके आपसे बात करके कुछ एक अपनी अच्छी लाइन चुनी हो, सही दिशा में वो गया हो? हाँ, मैंने ये जो बच्चों के बारे में आपको बताई, तो ये लोग करना तो बहुत कुछ चाहते थे। ये लोग बहुत टैलेंटेड होते हैं मैडम। हमको लगता है कि हमारे बच्चे जो वेल टू डू फैमिली के हैं, इनके पास पैसा है, हम उनको डांस करने या कुछ बाजा बजाने या फिर गाने हम लोग सिखाने भेजते हैं। पर ये बच्चे ना, जैसे भगवान ने हर किसी को इतना कुछ दिया है ना, भंडार लेके वो बच्चे घूमते हैं। एक छोटा सा बच्चा, वो खाली जो डीजे बजता है ना शादियों में बाराती जब निकलती है तो पीछे डीजे बजता है, तो एक कीबोर्ड लेके बैठा होगा। आपको अगर कभी आपको
ध्यान आए तो जो डीजे बजाता है, जो कीबोर्ड बजाता है, उसके पीछे एक बच्चा दौड़ता है। जब भी कोई उनके वो जो रोड पे ऐसे डीजे वाला कोई भी बाराती जाता है तो वो बच्चा दौड़ता है, और उसके पीछे दौड़ते दौड़ते वो जो उंगली कैसे वो कीबोर्ड पे वो चला रहा है, देख देख के ये बच्चा सीख गया था। फिर मुझे बोला कि मैं ना कीबोर्ड बजा सकता हूँ, आप मुझे कीबोर्ड दोगी? मैं बोली कीबोर्ड बजा लेगा तू कभी देखा भी नहीं है कीबोर्ड? बोले नहीं, मैं देखा हूँ, मैं सीख गया हूँ, मैं बजा सकता हूँ, आप देख कर देखिए। तो सच में मैंने एक छोटा सा कीबोर्ड उसके लिए लाया। वो बस वो तो बजाने लगा। मैं बोल रही हूँ तो आपको लगेगा कि मैं बढ़ा के बोल रही हूँ, पर वो बजाने लगा। फिर और 2-4 बच्चे निकले, जो कोई ड्रम बजा सकता है, कोई गा सकता है। तो मैंने उनके सबको मिला के मैंने एक ग्रुप बनाया, और उनको जितना भी मेरे पास, क्योंकि मेरे को कुछ स्पॉन्सर करने वाले कोई था ही नहीं, जितना भी मेरे नौकरी से जो भी पैसा मुझे सैलरी मिलता था, तो मैं उसमें से उनका एक पूरा ड्रम एक ग्रुप बना दिया, ऑर्केस्ट्रा पार्टी की तरह। सब कुछ अच्छा था, पर जब लोग उनको बुलाते हैं, बाद में जब इनको बुलाने लगे तो उनको पैसे नहीं देते थे। सब काम करवा लेते थे, बाद में बोलते थे अरे तुमने तो अच्छा से बजाया नहीं, तुमने तो अच्छे से गाया नहीं, ऐसे करके उनको पैसे नहीं देते थे, मारपीट करने लगे। तो हमेशा मैं उनके साथ रह पाऊँ ये नहीं हो पाता है। लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को ये समझना चाहिए कि बच्चे इतना कुछ कर रहे हैं तो उनके प्रति सहानुभूतिशील रहें, वो नहीं होता है। अब मैं सोचती हूँ कि ये मेरी विफलता है। जब उसमें इतने प्रतिभाशाली बच्चे हैं जैसा आपने कहा, तो कभी आपने अपने नाटक में या रंगमंच पर उनको लाने की कोशिश नहीं की? हाँ, मैंने किया। बच्चों के साथ मैंने बहुत काम भी किया, बच्चे बजाए भी, लेकिन मैडम उनको ना सिखाना पड़ेगा। जैसे हम लोग अभी भरत वाक्य लेकर आए हैं, इसमें शास्त्रीय संगीत की ज़रूरत है, और ये वो बच्चे नहीं कर सकते जो देख के सीखते हैं। उनके पास स्कोप नहीं है कि शास्त्रीय संगीत देखने के लिए भी जा पाए। तो हमेशा मैं उन बच्चों को इतना कुछ नहीं दे पाती, वो नहीं हो पाता है, मेरे लिमिटेशंस हैं। जी, जब आप किसी कलाकार का चयन करती हैं तो बहुत आसान होता है कि कलाकार को जो किरदार आपने दिया है, जब आप नाटक लिख रही हैं उस समय जो कल्पना आपने की है, जो भावनाएं हैं उस किरदार को लेके, क्या वो कलाकार बखूबी निभा लेता है या बहुत आसान होता है? आसान तो कभी कुछ नहीं हुआ, क्योंकि हम जब बहुत गंभीर विषय पर बात करते हैं ना, बच्चे उनके जो धारणा शक्ति है वो भी उतने ही गंभीर विषय पर सोचने के लिए वो तैयार होना चाहिए, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट मिलते नहीं हैं। इसीलिए तो क्या बोलते हैं, एक ज्वेल होते हैं, और हर पत्थर ज्वेल नहीं हो सकता, ढूंढना पड़ता है, छांटना पड़ता है, फिर आपको हीरा मिल भी जाए तो तराशना भी पड़ता है, वो होता है। आपको आसान क्या लगता है, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को किसी नाटक में लेना, किरदार देना, या एक रॉ मटेरियल को तैयार करना उस किरदार के लिए? देखिए, प्रोफेशनल आर्टिस्ट जो है ना, उनको सीखने का मन नहीं है, वो लोग सीखना नहीं चाहते। वो मन में उनका ऐसा बस गया है कि हमने तो इतने सारे नाटक कर लिए, अब ये फिर से हमको बता रहे हैं कि ये जो हम इतने सालों से करते आए हैं ये गलत है। अगर हम ये बोल रहे हैं तो उनको एक अहम को ठेस पहुंचता है, वो लोग सीखना नहीं चाहते। लेकिन एकदम जो कच्चे जो बच्चे हैं, एकदम से फ्रेश हैं, आप उनको जब सिखाने लगते हैं तो दिल लगाकर सीखते हैं। आप उनको 10 बार एक काम को आप प्रैक्टिस करवाएंगे तो भी वो लोग करते हैं। तो मुझे ये आसान लगता है बच्चों को बनाना, तैयार करना, और अपने हिसाब से एक बार अगर हम उनको ढाल लेते हैं तो बड़े होके वो लोग उस तरीके से सोचने लगते हैं, वो गंभीर विषय पर बात करने लगते हैं, तो वो बेहतर है। यहाँ उज्जैन विक्रमोत्सव में आपका पहली बार आना हुआ है। मैं आपको संक्षिप्त में बताना चाहूँगी, हमारे मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी की एक परिकल्पना थी, एक सपना था, जो साकार सभी के अथक प्रयासों से, उनकी जिद से, उनकी मेहनत से और सभी के प्रयासों से हो रहा है। 140 दिन का विक्रमोत्सव होता है।
आप जैसे ही यहाँ आई या आपके पास जैसे प्रपोजल गया था कि आपको विक्रमोत्सव में शामिल होना है, आपने क्या सोचा था, क्या कल्पना की थी कि कैसा होगा ये उत्सव, और यहाँ आकर आपको कैसा लगा? हमारे जो ग्रुप है कलाकार थिएटर भुवनेश्वर, हमने एक्चुअली एनएसडी के लिए अप्लाई किया हुआ था। फिर हम सिलेक्ट भी हो गए और चिट्ठी भी आई एनएसडी के तरफ से। यहाँ पर जब हम पहुँचे तब हमें पता पड़ा कि इतना बड़ा एक आयोजन हो रहा है, और सच बताएं तो वो सब देखकर हम लोग दंग रह गए कि एक अकेला आदमी क्या कुछ नहीं कर सकता है। और ज़रूर वो कलाप्रिय व्यक्ति हैं, मैं उनकी मतलब दिल से कृतज्ञता प्रकट कर रही हूँ कि ये जो उनका उद्यम है और भी बढ़े और भी अच्छा हो, और लोगों के पास कला पहुँच रही है। हमारे जो कला है, एक समय ऐसा था, मतलब उड़ीसा में ऐसा चल रहा है कि बच्चे मोबाइल से नहीं हट रहे हैं, मोबाइल ही उनकी ज़िंदगी बन गई है। हमारी जो ऐतिह्य है, हमारी जो कला है, जो संस्कृति है, इसकी ओर ये लोग देख भी नहीं रहे हैं। पर अगर ऐसा एक प्रोग्राम जैसे विक्रमोत्सव हो रहा है तो बहुत सारी जगह पर हो रहा है, मतलब लोगों के पास ही हमारी संस्कृति, हमारी कला जो है वो पहुंच रही है, तो एक बार तो नज़र हटेगा ही हटेगा। इतने बड़े पैमाने पर जब हो रहा है तो लोग ज़रूर ये जो कला संस्कृति के ऊपर ध्यान आएगा और आँखों के सामने से मोबाइल हटे। बच्चों के लिए तो मेरी ये बहुत बड़ी कामना रही है कि बच्चे मोबाइल से दूर हों। ये मैं मुख्यमंत्री जी को और आप सभी को, पूरी टीम को मैं हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करती हूँ। ऐसा काम आप लोग करते रहें और सबका मंगल इसमें होता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर निवेदिता जैना जी, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। हमें बहुत अच्छा लगा कि आप सामाजिक उत्थान के लिए इतने उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। धन्यवाद मैडम, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, खास करके मतलब उज्जैन में आके ये विक्रमोत्सव में हिस्सा लेकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। धन्यवाद। अब समय हो गया है आप सभी से आज्ञा लेने का। मिलते हैं भारत विक्रम श्रृंखला के अगले अंक में ऐसे ही किसी कला साधक के साथ जिन्होंने अपनी कला को, संस्कृति को और साहित्य की विरासत को आधुनिक परिवेश में सहेज के रखा है। धन्यवाद।